नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि डेली करंट अफेयर जो हम पढ़ाने का प्रयास करते हैं, कभी कभार गायब भी होता है तो उसकी भरपाई कर देते हैं। और ये आप ध्यान रखिए कि आपको अगस्त में 15 से अगस्त से लेकर के रेगुलर आपको न्यूज 15, 16, 17, 18, 19, 20 कंटिन्यूअस आप प्लेलिस्ट में जाइए करंट अफेयर की, आपको सब कुछ मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है, पैटर्न चेंज किया है। आप चाहे पीसीएस, आरओ या आप 0 to हाई लेवल किसी लेवल का एग्जाम दे रहे हो, हर एग्जाम में आपका सपोर्ट करेगा। ठीक है, इस बात का आप थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर करंट अफेयर की। ये जो करंट अफेयर है ये आपको मिल रहा है 24 और 25 अगस्त का। ठीक है, और अभी ये करंट अफेयर हम आपको अपलोड कर देंगे तो आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और अगर कोई कमी हो, कोई राय, सजेशन कुछ भी हो तो आप कमेंट के बॉक्स में आप कमेंट करिए, बताइए। लेकिन सभी लोग पढ़ने के प्रयास जुड़ते रहिए एटलीस्ट, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जो आपके आने वाले एग्जाम बहुत ज्यादा फायदा देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। लिखा है अभी हाल ही में वैजनाथ रावत को किस राज्य का अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बात करते हैं एससी और एसटी। एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब। एससी का ही एक और नाम है, इसको ही दलित के तौर पे जाना जाता है, हालांकि अब कहते नहीं है। और शेड्यूल जो ट्राइब है इनको जनजातियों के तौर पे जाना जाता है ना। तो इन्हीं का भी हाल ही में बैजनाथ रावत को क्या बनाया गया है, इसका अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन ये मामला किस राज्य का है ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने है ए, बी, सी और डी। ठीक है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। एक बात तो ये क्लियर हो गई। अब इसकी व्याख्या को हम विस्तार समझेंगे कि ये क्या है, कैसे, क्या इसका मामला है। अब बात करते हैं इसके व्याख्या के ऊपर, नोट के ऊपर, इसको देख लेंगे हम लोग। लिखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व विधायक, इससे कोई मतलब आपका नहीं बनता है, बैजनाथ रावत को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। बैजनाथ बाराबंकी जिले के सिद्धौर ब्लॉक के रहने वाले हैं। इनका संबंध कहां से, बाराबंकी से। ऐसे क्वेश्चन हालांकि एग्जाम में आते नहीं है, फिर भी ये चूंकि व्याख्या में लिखा हुआ है और स्पेशली हम फोकस भी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज को, यानी पीसीएस, आरओ, पीसीएस जे जैसे एग्जाम में आपके लिए जीएस बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। इसके साथ ही आयोग के 2 उपाध्यक्ष भी हैं और 17 सदस्य भी बनाए गए। सदस्य के नाम नहीं पढ़ने हैं, बहुत पढ़ना है तो उपाध्यक्ष के नाम आप पढ़ सकते हैं, वरना सिर्फ अध्यक्ष से ही काम चल जाएगा आपका। गोरखपुर के चौरी चौरा क्षेत्र, ये वहां की तहसील है। ये गोरखपुर की क्या है, तहसील है। रहने वाले पूर्व विधायक बेचन राम। ठीक है, पूर्व विधायक है, इनका नाम है बेचन राम। और सोनभद्र जिले के कुसमाहा गांव के जीत सिंह खरवार आयोग के उपाध्यक्ष बनाए गए। यानी एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, 17 मेंबर। ठीक है, समझ गए इस बात को। अब मेंबर में महिला पुरुष कोई भी हो सकता है, क्योंकि अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग है तो इसी समुदाय के लोगों को इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य के तौर पे बनाया ही जाता है। जैसे पिछड़ा वर्ग है तो पिछड़ा को तो रखेंगे ना, राष्ट्रीय महिला आयोग है, राज्य महिला आयोग, तो महिलाओं को तो रखना पड़ेगा ना, वरना फिर महिला आयोग किस बात का ना, समझ रहे। बच्चों का आयोग है तो उसमें बच्चे नहीं होते, बस यही ध्यान रखना, यही खास बात है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। भारत का पहला राज्य जिसने यूपीएस सेवा शुरू करने का ऐलान किया। ध्यान रखेंगे, बहुत चर्चा में है यूपीएस सेवा, जिसको अभी हम आगे पढ़ाएंगे आपको विस्तार से। एकीकृत एकीकृत पेंशन योजना, या इंग्लिश में यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य जिसने यूपीएस सेवा शुरू करने का ऐलान किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश सरकार भी प्रयास कर रही है, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र।
ऐसे ही क्वेश्चन आपके आने वाले, जैसे पुलिस के एग्जाम में आपने देखा होगा इकोनॉमी वगैरह पॉलिटी वगैरह सब क्लास नोट से ही आया हुआ है। अब कभी कभार कोई क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि 100% तो गारंटी किसी की होती नहीं है, क्योंकि एक टीचर अच्छा पढ़ा सकता है बस, ठीक है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र का होगा। महाराष्ट्र में इलेक्शन भी होने वाले हैं। वहां के सीएम का नाम सभी लोग जानते होंगे जो हमसे जुड़े हैं, पढ़ते हैं, एकनाथ शिंदे। अब बात करते हैं यूपीएस के बारे में, विस्तार से आपको हम समझाते हैं। इसमें कई राज्य लागू करने की कोशिश में है। अब देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी है इसमें। ये पूरी व्याख्या है डीप में। क्या लिखा हुआ है? केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्त, यूपीएस सेवा है, पेंशन किसके लिए मिलेगी? जो रिटायर्ड कर्मचारी है, सरकार में हो चाहे चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। अभी जो यूपीएस सेवा शुरू की गई है वो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। अगर राज्य सरकारें इंटरेस्टेड है तो वो भी अपने यहां शुरू कर सकती हैं। भाई पहले शुरू में क्या था? ओपीएस था। ओपीएस मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसके तहत अच्छी खासी भाई एक प्रकार से छोटी मोटी जॉब मानो, रिटायरमेंट होने के बाद भी उस व्यक्ति को अच्छा खासा अमाउंट मिलता है। मान लो किसी की 1 लाख सैलरी रही, रिटायरमेंट हो गया तो उसको महीने का 50-55 मिल रहा। लेकिन ये ओपीएस पैटर्न थे, सरकार ने कहा हमारा बड़ा घाटा हो रहा, पेंशन हमारा, पेंशन को हमको लॉस, हमको पेंशन की वजह से बड़ा बड़ा जो है नुकसान हो रहा। तो एक नई व्यवस्था लाए, एनपीएस। ये क्या है? इसको बोलते हैं नेशनल पेंशन स्कीम। इसको क्या बोलते हैं? नेशनल पेंशन स्कीम। ठीक, एक ये ले आए। अब एनपीएस में भी लोगों ने बहुत हंगामा किया, शोर शराबा किया, ओपीएस लाओ ओपीएस लाओ। तो फिर सरकार ने कहा आपने एनपीएस को भी हटाओ, अब कहा यूपीएस लाओ। अब बहुत लोग फिर सेटिस्फाई नहीं यूपीएस से, तो कह रहे हैं फिर से वही ओपीएस लाओ ओपीएस लाओ। अब देखिए कुछ एनपीएस से बेहतर है यूपीएस, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखेंगे, ऐसे एग्जाम में फुल फॉर्म भी आ सकते हैं। भाई आप मेहनत कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन आज नहीं कल तो होगा ही होगा, बस लगे रहिए, बस ये ध्यान रखिए। फिर क्या लिखा है? एकीकृत पेंशन योजना, जिसको यूपीएस कहते हैं, लागू करने की घोषणा की है सरकार। 1 अप्रैल 2025 से लागू करेगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो केंद्र की सरकार है वो रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कब से यूपीएस सेवा या यूपीएस जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है कब से लागू करेगी। ये भूलेंगे नहीं आप लोग, बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। 1 अप्रैल 2025 यानी अगले वर्ष। फिर क्या लिखा है? यूपीएस लागू कर देगी, इससे लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। अब आप सोच लो, चाहे रेलवे हो चाहे बैंक हो चाहे बीमा हो, 23 लाख कर्मचारी हैं जिनको पेंशन मिलती है देश में। अब क्या बोला? यदि राज्य सरकारें इस पर अमल करती हैं तो लाभार्थियों की संख्या 90 लाख हो जाएगी। अब आप सोचिए 23 लाख वो, अगर ये होते हैं तो मान के चलिए कम से कम तकरीबन इतना ही डेटा राज्यों से भी बैठेगा, तो सब मिला के संख्या क्या हो जाएगी? 90 लाख। यानी 23 लाख इसमें से कम कर दीजिए आप, ठीक है। तो तकरीबन मान के चलिए कि अगर आप वही 67 लाख के आसपास राज्य मतलब कर्मचारी होंगे। यूपीएस में खास बात यह है कि वर्ष 2004 से सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को एरियर भी दिया जाएगा। विदित हो कि वर्ष 2004 में पुरानी पेंशन योजना के स्थान पर नई पेंशन योजना क्या है वो लागू कर दी गई थी ना, इसको ध्यान रखेंगे बात। फिर देखते हैं इसकी अगली व्याख्या क्या है। ये एक समिति बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2023 में टीवी सोमनाथन, जो अभी तक अपने देश में वित्त सचिव के पद पर रहे, ठीक है, लेकिन अब ये क्या बन गए हैं? अभी इनको अपॉइंटमेंट कर दिया गया है कैबिनेट सचिव, जो सरकारी नौकरी में या ब्यूरोक्रेसी में एक सबसे बड़ा पद माना जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है जो है होम सेक्रेटरी आता है, ठीक है। नेतृत्व में पर एक समिति का गठन किया था जेसीएम, ठीक है, सहित व्यापक परामर्श और चर्चा के बाद समिति ने यूपीएस की सिफारिश की और आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसकी मंजूरी दी। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि यूपीएस किस समिति सिफारिश पे आया, तो आप क्या बताएंगे? टीवी सोमनाथन समिति की सिफारिश पर आया। क्लियर हो गया। या जिस समिति पर आया उसके अध्यक्ष कौन है? टीवी सोमनाथन। थे कौन? वित्त सचिव। अभी कौन है ये प्रेजेंट टाइम में? ये प्रेजेंट टाइम में कैबिनेट सचिव हैं, ये बात आप नहीं भूलेंगे, सेंट्रल कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक। इसके बाद क्या है पॉइंट?
लिखा है एकीकृत पेंशन योजना, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना है। इसके तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित पेंशन दी जाएगी। ये राशि रिटायरमेंट के पहले 12 महीने के एवरेज बेसिक पे की 50% होगी। जो 12 महीने का एवरेज बनेगा आपका बेसिक है, पूरी ग्रॉस सैलरी नहीं है। बेसिक मतलब जैसे मान लो किसी की सैलरी 80,000 रुपए आज के टाइम मिल रही है, ये तो उसका जो बेसिक होगा, हो सकता है बेसिक उसका सब मिलाकर के 42,000 रुपए ही हो, तो 42,000 रुपए का 50% यानी 21,000 रुपए को समथिंग मान लीजिए। कुछ महंगाई भत्ता जोड़ देंगे तो 25, 30 तक चलेगी, लेकिन अब पूरी पूरी नहीं मिलेगी। जैसे जो मजे थे कि 80 है तो आपको कम से कम 40-50 मिले, ऐसा नहीं मिलेगा अब आपको। बेसिक सैलरी का एवरेज 12 महीने देख लेंगे, जो बेसिक पे होगी उसका 50% क्या मिलेगी आपको, पेंशन मिलेगी हर महीने। और अगर इन केस आप नहीं रहते हैं या किसी वजह से कोई हादसा हो जाता तो आपके परिवार को 60% पेंशन मिलेगी। ठीक है, ये बात एक नई बात ऐड कर दी गई। अब इसमें देखिए और क्या क्या बातें लिखी है। इसमें लिखा हुआ है कि कर्मचारी 25 साल की सेवा के बाद इस पेंशन को पाने का हकदार होगा। क्वेश्चन क्या बनेगा, कितने वर्ष की सेवा होनी चाहिए? कम से कम 25 वर्ष की, तो 25 साल की तो नौकरी आपको करनी ही करनी है। वहीं अगर किसी पेंशन भोगी की मौत हो जाती है तो उसे उस वक्त तक मिलने वाली पेंशन का 60% परिवार को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर कर्मचारी सर्विस 25 साल से कम है, मान लो किसी कारणवश वो नौकरी छोड़ देता है या कुछ भी रीजन हो सकता है, 25 साल से कम है और 10 साल से अधिक है, मतलब कहने इसका क्या है कि 10 से 25 साल का केस आता है तो पेंशन की राशि समानुपातिक आवंटन के आधार पर तय होगी। और वो महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्मचारी का कार्य वर्ष चाहे जितना भी हो, उसकी पेंशन न्यूनतम राशि 10,000 से कम नहीं होगी। जैसे अगर बहुत कम समय के लिए वो जॉब करता है, 10 वर्ष तो कम से कम करना ही पड़ेगा, मिनिमम 10 वर्ष, 10 वर्ष 25 वर्ष, उसे कम से कम महीने में 10,000 रुपए पेंशन के तौर पे मिला करेंगे सरकारी नौकरी के कर्मचारियों को। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं पॉइंट क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है अभी हाल ही में किस भारतीय बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की? समझ रहे हैं हमारी बात? T20 हो गया, ठीक है, जो है ODI हो गया, टेस्ट मैच हो गए। नाम है महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन। क्या सही है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिखर धवन। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं हम लोग, भले छोटी हो बड़ी लेकिन व्याख्या तो पढ़नी पड़ेगी ना। क्या लिखा है पॉइंट यहाँ पर, भारतीय बल्लेबाज शिखर धवन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का ऐलान किया है। 38 वर्षीय शिखर 2021 में भारतीय वनडे और T20 टीम के कप्तान रहे थे। ये भी बात ध्यान रखेंगे, इसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं आएंगे, उन्होंने सिर्फ T20 से संन्यास लिया है, तीनों प्रारूपों से नहीं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा, अभी हाल ही में सेबी ने किस उद्योगपति पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में रतन टाटा, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, सुनील भारती। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनिल अंबानी, सी के साथ जाएंगे ना। और अब इसकी पढ़ेंगे व्याख्या क्या है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, ध्यान रखेंगे सेबी है। ठीक है, कभी कभी सेबी का फुल फॉर्म पूछ लेता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, 1992, और हेडक्वार्टर इसका कहां है, मुंबई। ठीक है, अभी सेबी की चेयरमैन भी चर्चा में थी। ठीक है, नाम नोट कर लेंगे चेयरमैन का, इनका नाम है माधवी पुरी बुच। क्या नाम है इनका, माधवी पुरी बुच। राइट, क्या लिखा है कि रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व प्रमुख अधिकारियों समेत 24 अन्य इकाइयों कंपनी से धन के हेरफेर के मामले में प्रतिभूति बाजार ने 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है और 25 करोड़ रुपए का इनके ऊपर जुर्माना लगा दिया है। और किसी अन्य कंपनी से ये जुड़ भी नहीं सकते, ये भी इनके ऊपर रोक लगी। किसके ऊपर, अनिल अंबानी के ऊपर। वैसे इनकी थोड़ा आर्थिक स्थिति खराब है तो मुकेश अंबानी के भाई, धीरू अंबानी के छोटे बेटे, लेकिन कभी कभी हालात बिगड़ जाते हैं तो फिर ऐसे बिगड़ते हैं कि संभालने का नाम नहीं लेते ना।
है तो दोनों बिजनेसमैन ही। अगला क्वेश्चन क्या है? लिखा है अभी हाल ही में चर्चा में रही सलौली की साजन झील किस राज्य का मामला है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं पर्यटन विभाग इसको विकसित कर रहा है, क्योंकि आजकल है क्या कि जो झीलें हैं वो सूख जा रही, तो उस पर अनावश्यक लोग या कुछ अराजक तत्व, बिल्डर जैसे लोग उस पर कब्जा कर लेते हैं, फ्लैट खड़े कर देते हैं, न कुछ ड्रामा करते रहते हैं। उनको क्या करेंगे आप भाई? फांसी पे तो उनको लटका नहीं देंगे, तो उनका फैशन बन गया है। तो ये चर्चा में है, कहाँ मामला है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी हरियाणा, डी पंजाब। राइट आंसर ए उत्तर प्रदेश। इसकी व्याख्या देखेंगे हम लोग, क्या लिखा है? व्याख्या लिखी है लखनऊ गोसाईगंज में सलौली की साजन झील, नाम बहुत बढ़िया है साजन झील, जल्द पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होगी। मुख्यमंत्री पर्यटन विकास योजना से इसे संवारा जाएगा। मोहनलालगंज तहसील के क्षेत्र स्थित साजन झील गोसाईगंज के पास। क्लियर हो गया पॉइंट? अब देखते हैं अगला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। अभी हाल ही में कर्मचारी राज्य बीमा निगम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ए अशोक कुमार सिंह, बी मनोज कुमार सिंह, सी विनोद कुमार सिंह, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा अशोक कुमार सिंह। मनोज कुमार सिंह यूपी के मुख्य सचिव हैं, मुख्य सचिव। ठीक है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। ठीक, अशोक कुमार सिंह इज द राइट आंसर। इसकी व्याख्या कुछ खास नहीं है, इसलिए इसको पढ़ने कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। रियो हलांगधर डोमिनिका गणराज्य में होने वाले फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए चुनी जाने वाली दूसरी भारतीय महिला सहायक रेफरी बन गई है। ये किस राज्य से संबंधित है? अच्छा क्वेश्चन है। एक तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन कहां हो रहा है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, डोमिनिकन डोमिनिकन गणराज्य। जो रेफरी बनी उनका क्या नाम है? इनका नाम है रियो हलांगधर। आपको बताना है किस राज्य से है। ए मेघालय, बी अरुणाचल, सी नागालैंड, डी मिजोरम। राइट आंसर ए मेघालय। ठीक, व्याख्या पढ़ लेते हैं। यही व्याख्या इनकी लिखी है, पढ़ लीजिए। यहां पर सभी लोग देख लीजिए एक बार व्याख्या आराम से। ठीक है, ये व्याख्या पढ़ लीजिए इस तरीके से। आप लोग पढ़ लीजिएगा व्याख्या, क्योंकि इस पे ज्यादा समय देने की नीड नहीं है। मेघालय की है, 34 वर्षीय हैं, ये ध्यान रखेंगे। बाकी ये पूछेगा नहीं 34 ईयर्स, लेकिन मेघालय की है और भारत से होने वाली दूसरी रेफरी है, सहायक रेफरी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में रेलवे सुरक्षा के मुख्य आयुक्त का कार्यालय लखनऊ से कहां शिफ्ट कर दिया गया है? ए कानपुर, बी प्रयागराज, सी दिल्ली, डी मेरठ। बताना आप लोग कमेंट करके। यहां तो हम आंसर खुद दे रहे हैं फटाफट। इसका सही आंसर क्या होगा? दिल्ली इज द राइट आंसर। ठीक, और इसके बाद चूंकि ये दिल्ली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली में क्या होगा, पूरा एक प्रकार सेंट्रल जोन भी है, तो वो कहीं ना कहीं एजेंसी के साथ तालमेल बिठाने में भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो अभी तो इसका कार्यालय कहाँ था? लखनऊ में था। अब इसको कहां शिफ्ट करेंगे? दिल्ली शिफ्ट कर देंगे ना। ये एक अच्छा लिखा है कि नागरिक उड्डयन मंत्र के अधीनस्थ ये भारत का एक रेल सुरक्षा प्राधिकरण है। रेलवे सुरक्षा आयोग भारत की सरकारी एजेंसी है ना, रेलवे सुरक्षा आयोग। इसके बाद है अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री जनमन कार्यक्रम का संबंध किस समुदाय से है? ठीक है, प्रधानमंत्री जनमन कार्यक्रम का संबंध किस समुदाय से है? और यहां एक ऑप्शन एक और कर देते हैं। यहां एक ऑप्शन और कर देते हैं, एक कर देते हैं ए फॉर सामान्य वर्ग। ठीक, बी, सी और डी पिछड़ा वर्ग ना। सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग। तो प्रधानमंत्री जनमन कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुसूचित जनजाति, मतलब बात कर रहे हैं एसटी की ना, इससे है। व्याख्या देख लेते हैं तो सारा क्लियर हो जाएगा।
लिखा हुआ है पॉइंट यहाँ पर कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के तहत 194 जिलों में एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। इसका मकसद कमजोर जनजातीय समूहों को लाभ से जोड़ना है या उन तक लाभ पहुंचाना है। अभियान 10 सितंबर तक चलेगा। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जोयल ओराम ने अभियान की प्रगति की समीक्षा की। एक तो आपको मालूम चल गया कि जनजातीय मंत्री कौन है और ये अभियान की शुरुआत कब से हुई, कब तक चलेगा। 194 जिलों में आदिवासी समुदाय के लोगों को बढ़ावा दिया जाएगा या उनको हर प्रकार की योजनाओं से जोड़ेंगे। ठीक है, चलो इसके बाद ठीक इस सेशन को यही कंप्लीट करते हैं। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा, और सभी लोग हमने जैसे पहले भी कहा पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए, एक दूसरे को आप लोग बता दिया करिए। संभव हो सके थोड़ा सा शेयर स्टेटस भी लगा सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे का सपोर्ट करने से ही कोई काम चलता है। देखिए मैं तो सपोर्ट कर रहा हूं, मुझसे कोई विद्यार्थी कुछ भी कहता बोलता है, अब वो मैं नहीं समझता, 2-4 विद्यार्थी डिफरेंट हो सकते, किसी और टीचर के बहकाव में भी आ सकते हैं, लेकिन हम फिर भी कहेंगे कि आप मेहनत करिए। सबसे बड़ा उपाय आपका जो यही है सफलता का कि आप हार्ड वर्क करिए और लगे रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।